नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अंशीय डिजिटल क्लासरूम में। एक बार पुनः स्वागत है इस ऑनलाइन पाठशाला में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कृषि रसायन विज्ञान के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हीं को ध्यान में रख के बुक से ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो इनका एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की, देखते हैं कैसे क्या है ये सारी चीजें। आइए चलो देखिए, यहाँ पर अपन स्टार्ट करें तो अपने पहला जो चैप्टर है उसके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। पहला चैप्टर जो आपके चट्टानों वाला है, रॉक्स में है ना। और और चट्टानों का जो एक तरीके से वेदरिंग वगैरह जो है उनका चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है। और इसी पर आधारित अपन प्रश्नों पर क्या है चर्चा करेंगे। देखिएगा क्या है प्रश्न हमारे पास। देखिए, मृदा में हम बात करें, यहाँ पर क्या है, मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है मृदा के अंदर एक तरीके से अपन देखा जाए तो क्या क्या चीजें होती है। एक तो आपको याद रखना है मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ, क्या याद रखना है, कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है, एक तो ये याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है खनिज पदार्थ। क्वेश्चन के अंदर आपको खनिज पदार्थ के बारे में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है मृदा वायु कितनी प्रतिशत होगी, इसकी बात करेंगे। और मृदा जल जो है वो कितना प्रतिशत होगा, इसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो आप लोगों को याद रखना है, इसमें 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 5%। खनिज पदार्थ जो होता है ये 45% होता है। ठीक है, और मृदा वायु जो होती है ये 25% होती है। कितनी परसेंट होती है, 25%। और मृदा जल जो होता है वो भी 25% होता है। तो हमने यहाँ पर सभी चीजों का देख लिया है। हमें यहाँ पर खनिज पदार्थ पूछ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45%। तो यहाँ पर खनिज मृदा में यदि कार्बनिक पदार्थ पूछा जाए 5%, खनिज पदार्थ पूछा जाए 45%, मृदा वायु पूछी जाए 25% और मृदा जल पूछा जाए 25%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक कौन सा है। पैतृक पदार्थ है, जलवायु है और समय है और धरातल है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि सक्रिय पदार्थ कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है। देखो, हम यहाँ पर बात करें, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो आपको याद रखना है मृदा निर्माण कार्य में सक्रिय कारक की बात करें तो सक्रिय कारक आप लोगों को याद होना चाहिए एक्टिव। यहाँ पर आपको पता है एक तो आता है जलवायु, कौन सा आता है, जलवायु। सक्रिय में कौन सा आता है, जलवायु आता है। और आपको पता है एक यहाँ पर कौन सा आता है, जैव मंडल। कौन सा आता है, जैव मंडल आता है। सक्रिय के अंदर ये दो होते हैं, याद रखना है। निष्क्रिय के अंदर अपन बात करें तो निष्क्रिय के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों, निष्क्रिय के अंदर आपको एक तो मिलेगा यहाँ पर टोपोग्राफी यानी कि धरातल, स्थलाकृति मिलेगा, स्थलाकृति मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा पैतृक पदार्थ, एक तो मिलेगा पैतृक पदार्थ और एक मिलेगा आपको समय। तो ये आप लोगों को याद रखना है निष्क्रिय कारक है। कौन से हैं ये, निष्क्रिय कारक हैं। यहाँ पर आपको सक्रिय पूछा गया है तो एक हो रहा है कौन सा है, जलवायु। जैव मंडल भी क्या होता है, सक्रिय कारक होता है, याद रखना है। निष्क्रिय कारक में स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय होता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार का होता है, क्या भौतिक, रासायनिक, जैविक। तो चट्टानों का अपक्षय वेदरिंग जो रॉक्स होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है वो फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर, ठीक है, चट्टानों का अपक्षय यहाँ पर भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है ना, वेदरिंग के दौरान अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को कहते हैं। क्या यहाँ पर जल विश्लेषण कहेंगे, क्या यहाँ पर ऑक्सीकरण कहेंगे, क्या अपचयन कहेंगे, क्या जल योजन। तो ये बोल रहा है खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग, अर्थात यहाँ पर खनिज के साथ जल के अणु जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, तो जल के अणुओं का ऐड होना क्या कहलाता है, एक तरीके से जल योजन कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जल योजन। तो वेदरिंग के दौरान आपको देखने को मिलेगा खनिजों के साथ जल के अणु जो ऐड हो रहे हैं वो जल योजन होता है। अगला है कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, आपको कायांतरित चट्टान का उदाहरण बताना है। क्या यहाँ पर स्लेटी होगा, स्लेटी पत्थर होगा, पीट होगा, संगमरमर होगा, अभ्रक होगा।
तो आपको यहाँ पर एक तरीके से कायांतरित चट्टाने जो है, रूपांतरित चट्टानों की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, मेटामॉर्फिक चट्टाने। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टाने क्या होता है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में ध्यान रखना है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टाने, यदि आपसे पूछा जाए, यदि आग्नेय और अवसादी जो चट्टाने होती है ना, इनके मूल रूप में भौतिक और रासायनिक, आग्नेय और अवसादी जो चट्टाने होती है, इनके मूल रूप में ध्यान रखना है, इनके मूल रूप में भौतिक और रासायनिक, मूल रूप में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, है ना, जो चट्टाने निर्मित होती है, जो चट्टाने क्या है यहाँ पर निर्मित होगी, चट्टाने निर्मित होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, एक तरीके से रूपांतरित या एक तरीके से कायांतरित, क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान इसको अपन कहेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो मूल रूप में भौतिक और रासायनिक, मूल रूप से भौतिक और रासायनिक, ध्यान रखना है, मूल रूप से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप आग्नेय और अवसादी चट्टानों में मूल रूप में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जो चट्टानें निर्मित होती है वो कायांतरित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगमरमर। संगमरमर एक प्रकार का आप लोगों को याद रखना है बच्चों, कायांतरित चट्टान होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल वाष्प की, ऑक्सीजन की। देखो नाइट्रोजन की बात करें 78% के आसपास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल के अंदर 0.03% के आसपास, ऑक्सीजन जो है ये आप लोग याद रखना है 20 से 21% के आसपास, अपन मान सकते हैं 20.6% के आसपास या 21% अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा प्रतिशतता किसकी है, नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में भारात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो नाइट्रोजन, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। तो देखो कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी है, कैल्साइट खनिज क्या डायोराइट को बनाता है, क्या लाइमस्टोन को बनाता है, क्या बेसाल्ट बनाता है, ग्रेनाइट। बेसाल्ट एक क्षारीय खनिज होता है, क्षारीय प्रकार की चट्टान होती है। ग्रेनाइट जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का। तो कैल्साइट की बात कर रहा है तो कैल्साइट जो होता है वो आपको पता है लाइमस्टोन से। कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी है, तो लाइमस्टोन, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितना प्रतिशत भाग होता है, बताइएगा। भूपपड़ी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन यानी कि O2 को और सिलिकॉन, है ना, दोनों को मिला दिया जाए तो कुल तत्वों के कितना प्रतिशत भाग होगा। क्या यहाँ पर 60%, क्या 80%, क्या 75%, क्या 90%। तो देखो भूपपड़ी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्वों का जो कुल प्रतिशत होता है वो होता है 75%। इसका राइट आंसर क्या है, 75%। ध्यान रखना, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो होता है ये कुल तत्वों का कितना होता है, 75%, 75% इसका राइट आंसर याद रखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर देना है। खनिज मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। अब यहाँ पर खनिज मृदा में आपसे जीवांश पदार्थ की मात्रा पूछी गई है, दूसरे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया आपके पास। क्या जीवांश पदार्थ 0.5 से 10% होता है, क्या 1 से 5% होता है, क्या 0.1 से 5% होता है, क्या 0.1 से 0.5% होता है। तो आपको बताना है कि खनिज पदार्थ जो है वो कितना होता है। ठीक है ना, खनिज मृदा में जीवांश पदार्थ, ध्यान रखना, सॉरी जीवांश पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहा है। तो कार्बनिक पदार्थ जो है आप लोगों को 0.1 से 0.5% ये नहीं होगा, 1 से 5 ये भी नहीं होगा, 0.5 से 10% ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट उत्तर होगा 0.1 से 5%। कितना होगा बच्चों, 0.1 से 5% यहाँ पर याद रखना है अपने को, जीवांश पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, क्या यहाँ पर 4 से 9 अनुपात 1 होता है, क्या 10 से 12 अनुपात 1, ये मिट्टी का होता है, 10 से 12 अनुपात 1 सामान्य मृदा का होता है, क्या 20 से 100 अनुपात 1 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होगा वो 4 से 9 अनुपात 1 होगा। कितना होगा, 4 से 9 अनुपात 1 होगा, ये अपने को याद रखना है बच्चों। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत हैं। मृदा में जीवांश पदार्थ
आपको पता है मिट्टी के अंदर जो जीवांश पदार्थ पाया जाता है ना, कार्बनिक पदार्थ जीवांश पदार्थ पाया जाता है, उसके स्रोत क्या है? क्या केवल पौधे हैं? क्या यहाँ पर एक तरीके से पौधे व जंतु दोनों हैं? केवल जंतु है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जीवांश पदार्थों का स्रोत जो होता है पौधे और जंतु दोनों होते हैं। पौधों के अंदर आपको पता है जैसे हरी खाद की फसलें, पादप अवशेष भी आता है। जंतुओं के अंदर जैसे अपन बात करें गोबर, मल मूत्र वगैरह, ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर एक तरीके से जीवांश पदार्थ का स्रोत जो होते हैं ना बच्चों, पौधे और जंतु दोनों होते हैं। पौधे और जंतु दोनों जीवांश पदार्थ का स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है? विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम, अपघटन के लिए आपको बताना है उपयुक्त तापक्रम कितना होता है। क्या यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है ना? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए पूछ रहा है। क्या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा? क्या 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? या 30 से 40 डिग्री? देखो कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसका सूक्ष्म जीव अच्छे से एक तरीके से अपघटित करे, है ना, सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को अच्छे से अपघटित करे, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा गया है। तो इसके लिए उपयुक्त तापक्रम आप लोगों को याद रखना है 30 से 40 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर क्या है? उपयुक्त तापक्रम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, जीवांश पदार्थ मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है या घटती है? देखो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हम एक तरीके से मिट्टी के अंदर यहाँ पर बात करें जीवांश पदार्थ डालेंगे तो आपको पता है जीवांश पदार्थ जो है ये पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। ठीक है, जीवांश पदार्थ जो होता है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, जीवांश पदार्थ पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको एक तरीके से मिट्टी में जब डालोगे तो एक तरीके से पोषक तत्वों में वृद्धि होगी और उन पोषक तत्वों को एक तरीके से अपन बात करें उनमें कई सारे धनायन रहेंगे, यानी कि आपको पता है इनके डालने से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। तो जीवांश पदार्थ से मृदा की क्या है? धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट, जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता यानी कि बफर कैपेसिटी जो होती है बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो उभय प्रतिरोधन क्षमता जो है ये भी आप लोगों को याद रखना है, एक तरीके से यहाँ पर बढ़ेगी। तो जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता जो बढ़ती है, बफरिंग कैपेसिटी जो होती है ये बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है एक तरीके से जीवांश पदार्थों को मिट्टी में डालेंगे तो यहाँ पर पोषक तत्व रिलीज होंगे, इससे मृदा की धनायन क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ होते हैं सरलतम एवं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, जटिल एवं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ यहाँ पर कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ जो ध्यान रखना है बच्चों, एक तरीके से सरलतम और एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। तो प्रोटोजोआ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सरलतम होते हैं और एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव ये होते हैं। नेक्स्ट, फंजाई के लिए, फंजाई जो होती है ये आपको पता है एक तरीके से इसका बायोमास जो होता है अम्लीय मृदा में अधिक पाई जाती है। अम्लीय मृदा जो होती है इसके अंदर फंजाई जो होती है ये आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि जीवाणु की बात करें तो ये एक तरीके से सारी मृदा में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करें तो फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होगा? तो फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच मान जो होगा बच्चों वो 4 से 5। अम्लीय मृदा में यहाँ पर ज्यादा क्रियाशील रहेगी तो आप लोगों को याद रखना है 6 से 8 और 7 से 7.5 नहीं होगा, 4 से 5 पीएच जो है फंजाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिणत हो जाती है, यानी कि ये बात कर रहा है कि इस तरीके से ये अमोनियम आयन है। ठीक है, ये आपको पता है किसमें टूटेगा? NO2 माइनस में, और फिर उसके बाद आपको पता है NO3 माइनस में। देखो आपको पता है बच्चों इसको तो कहते हैं नाइट्राइट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको नाइट्राइट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रेट। ठीक है, ये याद रखना है। देखो अमोनियम आयन से नाइट्राइट बन रहा है तो इसमें जो जीवाणु भाग लेता है उस जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है? नाइट्रोसोमोनास। तो आपको याद रखना है अमोनियम आयन का नाइट्राइट में चेंज करना कौन है? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट का नाइट्रेट में चेंज होना आप लोगों को पता है क्या होता है? एक तरीके से बैक्टीरिया जो है यहाँ पर भाग लेता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये एक प्रकार से क्या है? नाइट्रीकरण है। ये क्या है? नाइट्रीकरण। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रीकरण आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना।
यानी कि आपको पता है जो NO3 माइनस बना है, NO3 माइनस को कौन है ना नाइट्रेट होता है, इसको पौधे ग्रहण करते हैं। NO3 माइनस को क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं। ये यूं कह रहा है कि वापिस ये नाइट्रेट जो है ये आपको पता है एक प्रकार से नाइट्रेट का लुप्त होना, मतलब ये वापिस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रेट का वापिस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना एक तरीके से विनाइट्रीकरण, इसके लिए डीनाइट्रिफिकेशन, स्यूडोमोनास इस टाइप की जो बैक्टीरिया है ये भाग लेते हैं। तो विनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अगला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है, बताइएगा, है ना। क्या बोल रहा है वायुमंडलीय, यहां पर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है ये कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है। क्या विनाइट्रीकरण होगा, क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, क्या नाइट्रीकरण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आपको याद रखना है। तो देखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है 78% है, ये मृदा में स्थायी कार्बनिक या अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो रही है। तो मिट्टी में हो रहा है तो काम ये नाइट्रीकरण होगा, क्या कहलाएगा, ये नाइट्रिफिकेशन। ये आप लोगों को याद रखना है, तो ब ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3। अब अपने पास यहाँ पर मृदा कोलाइड्स वाला जो चैप्टर है वो अपने पास यहाँ पर आ चुका है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मृदा कोलाइड के कणों का आकार, मृदा कोलाइड कणों का आकार क्या 200 से 300 मिली माइक्रोन होता है, क्या 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, 1 से 5 सेंटीमीटर होता है, क्या 600 से 800 मिली माइक्रोन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट और सटीक जवाब क्या होगा, याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर मृदा कोलाइड का जो आकार होता है वो 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है। कितना होता है, 1 से 100 मिली माइक्रोन, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है मृदा कोलाइड का आकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 2:1 टाइप मृतिका खनिज है, क्या केओलाइट है, क्या क्लोरेट है, क्या मांट मोरिलोनाइट। ठीक है, ये मांट मोरिलोनाइट है, क्या उपरोक्त सभी है। जल्दी से आपको बताना है कौन यहाँ पर एक तरीके से 2:1। देखो केओलिनाइट जो होता है वो याद रखना है एक तरीके से ये 1:1 होता है। केओलिनाइट जो होता है 1:1 होता है, ठीक है ये। और 2:1 यहाँ पर मांट मोरिलोनाइट है। इलाइट भी होता है लेकिन इलाइट ऑप्शन में नहीं है। इलाइट और मांट मोरिलोनाइट जो होते हैं दोनों 2:1 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। मैं लिख भी देता हूं, मांट मोरिलोनाइट और इलाइट, ठीक है इलाइट, ये दोनों आप लोगों को याद रखना है एक तरीके से, दोनों एक तरीके से 2:1 टाइप के होंगे। कैसे होंगे, 2:1 टाइप के होंगे। नेक्स्ट, कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है। कोलाइड रसायन का जनक क्या डोकुचेव है ना, क्या जेनी, क्या थॉमस ग्राम, क्या जोपे। तो देखो आपको पता है थॉमस ग्राम जो होता है ये कोलाइड रसायन का जनक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, मृदा कार्बनिक कोलाइड है। देखो कार्बनिक कोलाइड की बात कर रहा है ना, अकार्बनिक कोलाइड नहीं है। अकार्बनिक कोलाइड तो आप लोगों को पता ही है, मांट मोरिलोनाइट है, इलाइट है, केओलिनाइट है, ये अकार्बनिक कोलाइड है। यहाँ पर कार्बनिक कोलाइड की बात कर रहा है तो कार्बनिक कोलाइड देखो केओलिनाइट नहीं होगा, सेपोनाइट नहीं होगा, इनमें से कोई, ये ह्यूमस जो है इसका राइट आंसर है। ये एक प्रकार का कार्बनिक कोलाइड होता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कार्बन, अगला प्रश्न है हमारे पास, कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता, यानी कि कार्बनिक कोलाइड में कौन आता है, ह्यूमस आता है। तो ह्यूमस की ये धनायन विनिमय क्षमता पूछ रहा है ना, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या 3 से 10 सेंटीमोल होगा, क्या 10 से 30 सेंटीमोल होगा, क्या 150 से 300 सेंटीमोल होगा, क्या 70 से 80। देखो आपको पता है कार्बनिक कोलाइड्स जो होते हैं इनकी धनायन विनिमय क्षमता जो है सबसे ज्यादा होती है, और कार्बनिक कोलाइड्स के अंदर ह्यूमस सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर इसकी धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर सीधा सीधा पूछा जाता है। हम सटासट यहाँ पर शॉर्ट क्लास के अंदर पूरी बुक के अपन देख लेते हैं। देखो निम्न में से सबसे अधिक सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से सबसे ज्यादा यहाँ पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था केओलिनाइट की नहीं होगी, क्लोराइड की नहीं होगी, इलाइट की नहीं होगी। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था 150 के आसपास क्या है इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। ह्यूमस एक प्रकार का ध्यान रखना है कार्बनिक कोलाइड है। क्या है ये, ह्यूमस एक प्रकार का बच्चों कार्बनिक कोलाइड है और इसकी धनायन विनिमय क्षमता जो है ये सबसे ज्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ह्यूमस का याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
आयन विनिमय एक प्रक्रम है, क्या रिवर्सिबल है, क्या इरिवर्सिबल है, या दोनों है, क्या उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, क्या अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, क्या एक तरीके से दोनों प्रक्रम है। देखो आयन विनिमय का मतलब होता है धनायन और ऋणायन विनिमय होता है, ठीक है, याद रखना है, धनायन और ऋणायन विनिमय। तो आयन विनिमय एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता होती है? देखो आप लोगों को याद रखना है, क्षारीय मृदा के अंदर सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है। मृदा के अंदर जैसे जैसे सोडियम आयनों की सांद्रता जो होती है वो बढ़ती जाती है, मृदा के अंदर आपको पता है एक तरीके से क्षारीयपन भी जो होता है, क्षारीयता या क्षारीयपन जो होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। और जिन मृदाओं में सोडियम आयनों की प्रधानता होती है उनकी भौतिक दशा अत्यधिक खराब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता होती है? सोडियम आयनों की प्रधानता क्षारीय मृदा के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विलयन होगा। विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होगा, तो यहां पर आपको पता है धनायन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो है ना, तो विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर आपको पता है एक तरीके से यहां पर अपन बात करें तो विनिमय होगा। यहां पर विलयन की जगह विनिमय, विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय होगा, तो यहां पर विनिमय जो है वो आप लोगों को याद रखना अधिक होगा। क्या होगा? अधिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर याद रखेंगे, विनिमय अधिक होगा। उसके बाद धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायनों को रखना है। देखो धनायनों के विपरीत ऋणायन बढ़ रहे हैं, यानी कि यहां पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज वाले आयन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है धनायनों के विपरीत नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो आपको पता है ना, यहाँ पर रखने की अम्लता के साथ ऋणायनों को रखने की क्षमता अम्लता के साथ क्या होती है? बढ़ती जाती है। आपको पता है जैसे जैसे धनायन बढ़ेंगे तो आपको पता है एक तरीके से यहाँ पर ऋणायनों को रखने की क्षमता भी, यहाँ पर धनायनों के विपरीत ऋणायनों को रखने की क्षमता बढ़ती है अम्लता के साथ। जैसे जैसे अम्लता बढ़ेगी ना बच्चों, वैसे वैसे आपको पता है ऋणायन विनिमय ज्यादा होगा, क्योंकि ऋणायन विनिमय को ही हम क्या कहते हैं? एक तरीके से अम्ल विनिमय कहते हैं। तो धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायन रखने की क्षमता, ऋणायन ज्यादा है तो आपको पता है एक तरीके से ऋणायन बढ़ रहे हैं तो अम्लता बढ़ रही है, अम्लता बढ़ रही है तो ऋणायन बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋणायन विनिमय को कहते हैं, अभी अभी बताया था, ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म विनिमय जो होता है ये याद रखना है धनायन विनिमय होता है। क्या होता है? धनायन विनिमय होता है, तो ऋणायन को अम्ल विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? क्या 200 सेंटीमोल प्रति केजी, क्या 80 सेंटीमोल प्रति केजी, क्या 30 सेंटीमोल प्रति केजी? तो कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता कितनी होगी? 200 सेंटीमोल प्रति केजी होगी। तो कार्बनिक पदार्थ की धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति केजी। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 5, इसकी अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन है पीएच शब्द किसने दिया? तो पीएच शब्द जो है वो आपको याद रखना है सोरेनसन ने दिया। किसने दिया पीएच शब्द जो है? क्या ब्रेडी, ब्रेमनर, नेल्सन और टिस्टले? नहीं, पीएच जो है ये एसपीएल सोरेनसन ने, पूरा नाम यदि आपको लिखना हो तो एसपीएल सोरेनसन, ठीक है। एसपीएल सोरेनसन जो है इसने एक तरीके से पीएच शब्द दिया, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला है पीएच स्केल से पीएच के पास मापे जाते हैं की सीमा कितनी होती है? तो पीएच स्केल की सीमा की बात कर रहा है कुल मिला के। 0 से 7 होता है, 7 से आपको पता है एक तरीके से 14 होता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात करें तो ये एक तरीके से आपको पता है अम्लीयता को रिप्रेजेंट करता है, और इधर से आपको पता है ये उदासीन होता है पीएच में, आपने देखा ही होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर देखते हो सारिये, ठीक है। यहाँ पर सारिये में क्या होगा? OH आयनों की प्रधानता ज्यादा होगी, OH माइनस आयनों की प्रधानता ज्यादा होगी। इधर आपको पता है H+ आयनों की प्रधानता ज्यादा होगी। इधर H+ और OH माइनस आयन जो है इक्वल रहेंगे। तो पीएच स्केल की बात कर रहा है तो 1 से 14 नहीं होगा, 1 से 14 मत करके आ जाना, 0 से 14 इसका राइट आंसर होगा। पीएच स्केल की रेंज आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीएच और पीओएच का योग सदैव होता है, तो 14 होता है, ठीक है। पीएच और पीओएच का योग सदैव कितना होता है? 14 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में प्रतिरोध प्रदर्शित करता है? ठीक है,
मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में, है ना, एक तरीके से प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। तो यहां पर देखिएगा मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में, पीएच के परिवर्तन में, है ना। आपको पता है उभय प्रतिरोधी पदार्थ वे होते हैं जिनकी पीएच को परिवर्तन करने के लिए, उभय प्रतिरोधक पदार्थ क्या होते हैं, उभय प्रतिरोधी वे पदार्थ होते हैं जिनकी पीएच को परिवर्तित करने के लिए अल्प मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं, तो वो पीएच में परिवर्तन का विरोध दर्शाते हैं। यही तो चीज कह रहा है कि मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में प्रतिरोध, तो याद रखना है यहां पर पीएच के परिवर्तन में प्रतिरोध दर्शाता है। अगला प्रश्न है उभय प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है अम्लीयता क्षारीयता दोनों। यहां पर उभय प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, अम्लता भी दर्शाती है और क्षारीयता भी दर्शाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों यहां पर दर्शाती है कौन, उभय प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे पास यूनिट नंबर 6, इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है, लवणीय और क्षारीय मृदा की बात कर रहा है ये। लवणीय और क्षारीय मृदा आप लोगों को बतानी है कहां पर पाई जाती है। देख, लवणीय और क्षारीय मृदा क्या शुष्क जलवायु में पाई जाती है, क्या आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, शुष्क एवं आर्द्र जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर लवणीय और क्षारीय मृदाओं की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर लवणीय और क्षारीय मृदाएं जो है वो शुष्क जलवायु में ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है, याद रखना। आ गई बात समझ में। तो लवणीय और क्षारीय मृदाएं शुष्क जलवायु वाले में। अम्लीय मृदाओं की यदि आपसे पूछ लिए, मान लो अम्लीय मृदाओं की आपसे बात करें, तो अम्लीय मृदाएं जो होती है वो आप लोगों को याद रखना, अम्लीय मृदाएं जो होती है वो नम जलवायु में ज्यादा किसमें पाई जाती है, नम जलवायु में, ठीक है। नम जलवायु जो है आप लोग याद रखना है इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। तो आर्द्र जलवायु में नहीं होगी, शुष्क और आर्द्र जलवायु में नहीं होगी। यहां पर ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा अम्लीय मृदा का पीएच मान। देखो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था पीएच स्केल अच्छे से याद होना चाहिए, 0 से 7 और 7 से 14, ठीक है। तो देखो आप लोगों को यहां पर अच्छी तरीके से पता है जहां पर एक तरीके से पीएच कम होगा, जहां पीएच 7 से कम होगा तो वो याद रखना है वो एक तरीके से अम्लीयता को। अब जैसे ये अम्लीय है, ठीक है, ये अम्लीय है, तो आप लोगों को याद रखना है अम्लीय मृदा का पीएच जो होता है हमेशा 7 से कम होता है, ठीक है। 8.5 नहीं है, 8.10 नहीं है, 7.7 से अम्लीय मृदा का पीएच जो है हमेशा कम होगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, क्या कानपुर में है, क्या करनाल में है, क्या नागपुर में है, क्या भोपाल में है, ठीक है, ठीक है। तो देखो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान स्थित है कानपुर में नहीं है, करनाल। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, यहां पर करनाल में है। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर अगला, राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, क्या यहाँ पर 3.74 लाख हेक्टेयर है, क्या यहाँ पर 15 लाख हेक्टेयर है, क्या 0.5 लाख हेक्टेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाएं जो है वो लगभग 3.74 लाख हेक्टेयर में है, ध्यान रखना है, ठीक है। 3.74 लाख हेक्टेयर में अपने पास कौन सी मृदाएं हैं, तो लवण प्रभावित मृदाएं होती। अगला नेक्स्ट, अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है जिप्सम। देखो जिप्सम जो होता है इसका CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला होता है और इससे क्षारीय मृदा का सुधार होता है। जिप्सम से किससे होता है, पाइराइट जिप्सम, ये याद रखना है, पाइराइट है ना, फास्फो जिप्सम, ये सब तो क्या है एक तरीके से क्षारीय मृदा। चूना वाले पदार्थ जो होते हैं ना, CaO, चूना वाले जो पदार्थ होते हैं इससे अम्लीय मृदा का सुधार होता है। तो आपसे कभी पूछ ले अम्लीय मृदा का सुधार किससे होता है, तो चूना वाले पदार्थों से क्या होता है, अम्लीय मृदा का सुधार होता है। सारी मृदाओं का सुधार किससे होता है, तो सारी मृदाओं का सुधार देखो आप लोग जिप्सम से है, फास्फो जिप्सम से, पाइराइट से, सभी से होता है। जिप्सम के बारे में थोड़ा याद रखें आप लोग, CaSO4.2H2O है, इसका याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें क्या, तो कैल्शियम जो होता है लगभग 23.2% होता है, याद रखना है। इसके अंदर सल्फर की बात करें तो 18.6% होता है और इसके अंदर अपन बात करें H2O जल जो होता है वो 21% के आसपास होता है। जिप्सम जो होता है ये सबसे अच्छा भू सुधारक होता है,
भू सुधारक होता है। जेडब्ल्यू लेदर ने, ध्यान रखना है, इसका सबसे पहले जेडब्ल्यू लेदर ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी यहाँ पर राइट और सटीक जवाब जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट, अगला अगला है हमारे पास जिप्सम में कैल्शियम। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। क्या 23.2%, 50%, 0.5 और 5? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो जिप्सम के अंदर ध्यान रखना है कैल्शियम पाया जाता है 23.2%। जिप्सम में कैल्शियम कितना पाया जाता है? 23.2% यहाँ पर एक तरीके से पाया जाता है। राजस्थान में पायराइट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पायराइट की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर। तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये सीकर में। आपको पता है सीकर में एक तरीके से राजस्थान में अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर पायराइट के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला है यहाँ पर बुझे हुए चूने का सूत्र बना। क्या ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा? CaO होगा, है ना, बुझे हुए CaOH2। तो इसका याद रखना है, बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH2 जो है इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट, अगले सवाल की बात करें, पायराइट। पायराइट का सूत्र FeS2 होगा। क्या FeS2 होगा? Fe2O3 होगा? क्या FeSO होगा? तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। पायराइट का सूत्र जो होता है ये आपको पता है क्षारीय भूमि के सुधार के लिए काम में इस्तेमाल लिया जाता है। याद रखना है, क्षारीय मृदा सुधारक, क्षारीय मृदा सुधारक होता है। और एक तरीके से बात करें पायराइट जो है FeS2, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो FeS2 का फॉर्मूला क्या, पायराइट का सूत्र क्या होता है? FeS2। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन। देखो चैप्टर नंबर 7 जो है, देखो पहला क्वेश्चन है पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात हो रही है, क्या फास्फोरस, क्या पोटेशियम, क्या उपरोक्त सभी। आप लोगों को विशेष तौर से याद रखना है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वृहद पोषक तत्व होते हैं। वृहद पोषक तत्व जो होता है 1 ppm से इनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में एक तरीके से अपन बात करें प्राथमिक याद रखना है, और हमारे पास द्वितीयक ये पूछे जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीय पोषक तत्व। तो द्वितीयक हमारे पास कौन से होंगे? द्वितीयक हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं, ठीक है। और प्राथमिक हमारे पास कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये याद रखना। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व है। तो यहां पर याद रखना है आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। और इसका बिल्कुल राइट और सटीक जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। कसौटी किसने दी थी? क्या ऑर्नोन ने दी थी? क्या स्वामीनाथन ने दी थी? क्या आइंस्टीन ने? क्या वेंकटरमन? तो देखो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए किसने दी थी? आर्नोन ने दी थी, है ना, ये याद रखना है, ठीक है। वैज्ञानिक DI आर्नोन ने, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी देने वाला अर्नोन, इसको रीडिफाइन किया था DJ निकोलस ने, है ना, ये 1954 के अंदर। और इसको रीडिफाइन वापस किसने किया था? DJ निकोलस ने, ठीक है। निकोलस नामक वैज्ञानिक जो था इसने वापस इनको एक तरीके से रीडिफाइन किया 1965 में, हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामीनाथन नहीं है, स्वामीनाथन जो है इनका संबंध हरित क्रांति से है, आप लोग याद रखना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का कौन सा रूप लेते हैं? देखो नाइट्रोजन का रूप जो होता है अपन NO3, ये NO3 है नाइट्रेट, ठीक है। तो देखो अमोनियम जो होता है, यदि अपन देखा जाए तो नाइट्रोजन का एक तो अमोनियम रूप होता है NH4+ होता है, और एक हमारे पास NO3- होता है। इन दोनों रूप को लेते हैं। लेकिन ये जो जैसे होता है गन्ना होता है, चाय होता है, इस टाइप के जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन का अमोनियम रूप लेते हैं, ये नाइट्रोजन का अमोनियम। और अधिकांश पौधे जो है नाइट्रोजन का कौन सा रूप ग्रहण करते हैं? तो अधिकांश पौधे जो है आप लोग याद रखना, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का कौन सा रूप ग्रहण करते हैं? तो NO3-, और इसी को कहते हैं नाइट्रेट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको नाइट्रेट कहते हैं। तो पौधे आप लोगों को याद रखना है नाइट्रेट रूप को जो है ज्यादा ग्रहण करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, धान में खैरा रोग किस तत्व की, पोषक तत्व की कमी से होता है? क्या यहाँ पर आयरन से, जिंक से, कॉपर से? कॉपर से ध्यान रखना है डाइबेक होगा, क्या होगा? डाइबेक होगा। और पोटेशियम जो होता है एक तरीके से इसको ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जानते हैं, किस नाम से?
ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से गुणवत्ता युक्त है ना तत्व ये होता है, गुणवत्ता युक्त हिडन हंगर शो करता है ना, हिडन हंगर दर्शाता है ये। और ये आपको पता है गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है, इसकी अधिकता का कमी का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जिंक। जिंक से आपको पता है मक्का में सफेद कली का रोग होता है, मक्का में सफेद कली का, ध्यान रखना है, सफेद कली का। और नींबू वर्गीय फलों में छोटी पत्ती रोग, है ना। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, नींबू वर्गीय फल जो होते हैं, इनके अंदर छोटी पत्ती, नींबू वर्गीय में कौन सा होता है, छोटी पत्ती रोग आप लोग याद रख सकते हैं। छोटी पत्ती रोग जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट, दान में खेरा रोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, अधिकांश पोषक तत्व किस मृदा पीएच पर उपलब्ध होते हैं। तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपको बताना है किस पीएच पर उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर क्या अम्लीय पीएच, नहीं। क्या क्षारीय पीएच, नहीं। अम्लीय पीएच पर अधिकांश धनायन, क्षारीय पीएच पर आपको याद रखना है मोलिब्डेनम जो है ये सबसे ज्यादा। उदासीन पीएच पर ध्यान रखना है, उदासीन पीएच पर अधिकांश पोषक तत्व जो है वो मृदा में पोषक तत्व जो होते हैं उदासीन पीएच पर पौधों को उपलब्ध होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 की अपन यहाँ पर बात करेंगे। देख यहां पर किसी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, सीधी सी बात है विज्ञान कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है ना। तो अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन, वो आपके एक नवे क्वेश्चन का नवा जो वो क्वेश्चन था वो नवे चैप्टर का आ गया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। वो एक क्वेश्चन जो है नवे चैप्टर का आ गया था, अब वापिस ये 8वें की है। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की, अभी भी पूछा गया था, जिप्सम तो है, जिप्सम क्षारीय मृदा के सुधार में, अम्लीय मृदा के सुधार में चूना युक्त पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। कौन सा होता है बच्चों, चूना युक्त पदार्थ जो है अम्लीय मृदा का सुधार करते हैं, चूना युक्त पदार्थ। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एक तरीके से जिप्सम का प्रयोग, तो क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है फास्फोरस युक्त मृदाओं में ये सारे है ना फास्फोरस युक्त मृदाओं में, है ना, फास्फोरस युक्त उर्वरकों में से फसलें फास्फोरस का उपयोग कर पाती है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों में से फसलें जो होती है फास्फोरस का कितना प्रतिशत उपयोग कर पाएगी, तो लगभग 5 से 30%, ध्यान रखना है 5 से 30% जो है आप लोगों को याद रखना है फास्फोरस का उपयोग कर पाती है यहाँ पर। नेक्स्ट कृषि रसायनों से जल प्रदूषित होता है, वर्षा जल के साथ बहकर आने से, अपक्षालन से, औद्योगिक संस्थानों के बहिस्त्राव से। तो कृषि रसायनों से जल प्रदूषण होता है, इसका कारण क्या है, क्या वर्षा जल के साथ बहकर आने से, क्या वर्षा जल के साथ प्रदूषण कृषि रसायन बह के आ रहे उनसे, क्या निक्षालन अपक्षालन से, औद्योगिक संस्थानों के बहिस्त्राव से। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बों पर चेतावनी अंकित होती है, लाल रंग से, पीले रंग से, नीले रंग से, हरे रंग से। तो देखो सबसे ज्यादा जो जहरीले होते हैं वो लाल रंग से होते हैं, उसके बाद अपन बात करें एक तरीके से बहुत ही अत्यधिक हाईली, और उसके बाद थोड़ा सा कम पीले रंग के, फिर उसके बाद एक तरीके से अपन कह सकते हैं अत्यधिक कम नीले, और हरे रंग जो होते हैं बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जहरीला बताया गया है, तो उसके लिए लाल रंग से अंकित होंगे। डिब्बे किस रंग से अंकित होंगे, लाल रंग से यहाँ पर डिब्बे जो है आप लोगों को याद रखना अंकित होंगे। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है, तो संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा देखो 78% तो आप लोग याद रखना है नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। 0.03% की बात करें तो अपन यहाँ पर CO2 होती है, और 21% जो है बिल्कुल ऑक्सीजन होती है। तो संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बच्चों वो कितनी होती है, 21% के आसपास होती है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। निम्न में से कौन सा मानवजन्य प्रदूषण नहीं है ना, मानवजन्य प्रदूषण यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर मानवजन्य प्रदूषण जो है, क्या यहाँ पर एक तरीके से जल प्रदूषण होगा, क्या ध्वनि प्रदूषण होगा, क्या सामाजिक, क्या औद्योगिक। तो जल प्रदूषण जो है एक तरीके से मानवजन्य नहीं है, ध्वनि प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण ये मानवजन्य प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं।
जल प्रदूषण से जल में परिवर्तन होता है, जल के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जल के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जल के जैविक गुणों में। तो आप लोगों को पता है जल के अंदर जब कोई अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ मिलेगा, तो सीधी सी बात है जल के भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होगा बच्चों, जल के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा और जल के जैविक गुणों में भी परिवर्तन होगा। और इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो आपको पता है एक तरीके से जल प्रदूषण से भौतिक, रासायनिक, इस प्रकार के जैविक सभी प्रकार के गुणों में परिवर्तन होगा। वायु प्रदूषण का कारण बताना है, ठीक है। वायु प्रदूषण का कारण क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। क्या वाहनों से उत्सर्जित गैसें वायु प्रदूषण का कारण है? क्या औद्योगिक कारखानों से उत्सर्जित गैसें वायु प्रदूषण का कारण है? क्या फटाकों से उत्सर्जित गैसें जो होती है वायु प्रदूषण का कारण है? तो देखो आप लोगों को पता है वाहनों से उत्सर्जित जो गैसें होती है उनके अंदर विशेष प्रकार की जहरीली गैसें होती है, SO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इस प्रकार की। तो वो आप लोगों को पता है वो एक तरीके से वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें वो भी वायु प्रदूषण। और फटाकों से आपको पता है दीपावली के टाइम सरकार फटाकों पर बैन कर देती है, ज्यादा मात्रा में नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण है ना। दिल्ली जैसे शहरों के अंदर इस प्रकार के प्रदूषण की भयंकर समस्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से सभी, ये सभी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव है। क्या कैंसर हो सकता है? क्या टॉन्सिल रोग हो सकता है? एलर्जी हो सकता है? इनमें से सभी। आपको पता है ये सभी के सभी साइड इफेक्ट वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से होते हैं। याद रखना है कैंसर हो सकता है, टॉन्सिल रोग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। और इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी यहां पर याद रखने। तो इस तरीके से ये अपने पास चैप्टर हुआ है 9। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है ना, अब यहां पर देखिएगा एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है, ठीक है। ये 8वें के क्वेश्चन 9वें में डल गए हैं, तो उल्टा सीधा है थोड़ा सा, लेकिन अपने को क्या है सोल्व करना है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। देखिए एमाइड युक्त उर्वरक हैं, क्या यूरिया है, क्या अमोनियम सल्फेट है, क्या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, क्या डाई अमोनियम नाइट्रेट है। देखो डाई अमोनियम नाइट्रेट ये भी नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट ये भी नहीं है, सल्फेट। एमाइड उर्वरक जो है आप लोगों को देखो ये अमोनियम एक तरीके से कह सकते हैं, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट दोनों प्रकार का है, ध्यान रखना है दोनों प्रकार का है ये। और डाई अमोनियम फोस्फेट डीएपी, ये तो फास्फेट वाला है, डीएपी है। यहां पर बात कर रहा है एमाइड। एमाइड जो है कार्बनिक उर्वरक है यूरिया। यूरिया का सूत्र याद रखेगा NH2CO, NH2 जो है यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, सोडियम नाइट्रेट का मृदा पर प्रभाव पड़ता है। देखो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आयन है, नाम से ही पता चल रहा है सोडियम का प्रभाव कैसा होगा। तो आप लोगों को याद रखना है सोडियम नाइट्रेट का प्रभाव जो होता है वो सारीय होगा। कैसा होगा? सारीय होगा। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 है ना, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है बुक के अंदर अपने पास जो है उनकी अपन चर्चा यहां पर कर ले। देखिए सबसे पहले निम्न में से शर्कराएं हैं, क्या ग्लूकोज शर्करा है? बिल्कुल। क्या फ्रक्टोज शर्करा है? बिल्कुल। क्या गैलेक्टोज शर्करा है? बिल्कुल। ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड है, तो आपको याद रखना है ये मोनोसेकेराइड है। कौन से हैं ये? मोनोसेकेराइड है। और ये सारी की सारी क्या है? एक तरीके से शर्कराएं हैं। और बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? एक तरीके से यहां पर शर्कराएं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा सुक्रोज। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होगा? क्या ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा? ग्लूकोज प्लस, देखो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो जो होता है ये माल्टोज का होता है ना, माल्टोज शर्करा जो होती है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो होता है ये लैक्टोज। लैक्टोज एक प्रकार का याद रखना है दुग्ध शर्करा होता है। कैसा होता है? दुग्ध के अंदर उपस्थित शर्करा होती है और इसी शर्करा की वजह से आपको पता है दूध जो होता है मीठा होता है ना। और यहाँ पर सुक्रोज की बात की गई है तो ये ग्लूकोज प्लस, एक तरीके से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये सारे के सारे डाइसेकेराइड है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये क्या है बच्चों? डाइसेकेराइड है। तो इसका राइट आंसर सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? यहां पर कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? देखो यहां पर स्टार्च की बात हो रही है, ग्लाइकोजन की बात हो रही है, सेलुलोज की बात हो रही है, माल्टेज। तो माल्टोज जो है आपको पता है ये एक प्रकार से डाइसेकेराइड है, अभी बताया था डाइसेकेराइड होता है।
डाइसैकेराइड, ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये एक प्रकार से पॉलीसैकेराइड नहीं है। ये ग्लूकोज याद रखना है बच्चों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और ये एक प्रकार की डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड नहीं है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये सारे प्रकार के आपको याद रखना है, एक तरीके से पॉलीसैकेराइड है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार के अंदर आपको पता है पेप्सिन, पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करने वाला, ट्रिप्सिन ये भी नहीं होगा, लाइपेज है ना, वसा के और इनके पाचन के लिए टाइलिन, तो याद रखना है टाइलिन जो है आपके एक तरीके से लार जो होता है इसके अंदर पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वो टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? देखो बी, जो बी के तो बहुत सारे होते हैं, सी से तो क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है ना, स्कर्वी रोग होता है। डी से आप लोगों को याद रखना है रिकेट्स हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, और इसके अलावा आपको पता है ऑस्टोमलेशिया जो होता है ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। अब ये पूछ रहा है रतौंधी रोग जो होता है वो किसकी कमी? रतौंधी आंखों से संबंधित है और विटामिन ए, और इसको हम कहते हैं कैरोटीन। क्या कहते हैं इसको? कैरोटीन, या इसको रेटिनोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेटिनोल के नाम से अपन संबोधित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका होगा बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से है ना प्राकृतिक परिरक्षक है, प्राकृतिक परिरक्षक की बात कर रहा है। क्या ये सोडियम बेंजोइट, सोर्बेट्स, पैराबेन्स और चीनी? तो प्राकृतिक परिरक्षक जो होता है वो चीनी, ये चीनी जो होता है जेम वगैरह, जेली वगैरह इनके अंदर इस्तेमाल होता है। तो प्राकृतिक परिरक्षक का काम कौन करेगा यहाँ पर? चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आगे हैं, है ना, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। 11 नंबर चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से, क्या राइजोबियम होगा, क्या एजिटोबैक्टर होगा, एजोला? एजोला एक जलीय फर्न होती है और इसका प्रयोग ध्यान रखना है बच्चों किस में किया जाता है? जलीय फर्न होती है और इसका प्रयोग धान के खेतों में किया जाता है। किसके खेतों में किया जाता है? धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और ये वहां पर रहकर क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी था, तो यहाँ पर गेहूं जो मक्का नहीं होगा, धान इसका राइट आंसर होगा। तो एजोला एक जलीय फर्न होती है जिसका प्रयोग आपको पता है धान के खेतों में। जैविक खाद भूमि की कौन सी अवस्था पर प्रभाव डालता है? जैविक खाद भूमि की जैविक, रासायनिक, भौतिक। तो आपको पता है जैविक खाद के अंदर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद ये सारी शामिल होती है और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ये भौतिक, रासायनिक और जैविक अवस्थाओं पर क्या है? इफेक्ट डालते हैं। तो डी नंबर इसका क्या होगा? सही जवाब हो। नेक्स्ट, फास्फोरस विलय बैक्टीरिया कौन सा है ना? फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया की यहाँ पर बात की है। क्या राइजोबियम है, क्या एजिटोबैक्टर है, क्या सूडोमोनास है? तो फास्फेट विलय जो बैक्टीरिया होता है वो स्यूडोमोनास होता है। फास्फेट विलय बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्यूडोमोनास होता है। इस तरीके से ये अपने बुक वाले जो क्वेश्चन है अपने को दे रखे हैं 11वें चैप्टर में, ये अपने पास समाप्त होते हैं। नेक्स्ट, अगला चैप्टर है अपने पास 12वां चैप्टर। इसके क्वेश्चंस जो बुक में अपने पास है, खीस का अपेक्षिक घनत्व होता है। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व पूछा गया है खीस का, तो खीस का अपेक्षिक घनत्व ध्यान रखना है 1.040 से 1.080 होता है। देखो 1.028 से लगभग 1.030 जो होता है ये आप लोग, या 32 जो होता है इनके बीच में 28 से, देखो 1.028 से यदि 1.030 आपसे पूछा गया या 1.030 से 1.032 पूछा गया, तो देखो ये वाला जो होता है ये लो आपको पता है ये गाय क्या होता है, ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी होती है? गाय। और ये आपको पता है भैंस के दूध की। आपको खीस का पूछा गया है तो खीस का 1.040 से 1.080 जो है खीस का अपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट, उसके बाद है गाय के दूध में दुग्धम का मतलब होता है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज की मात्रा गाय के दूध में कितनी पाई जाती है? क्या 5.48 भैंस के दूध में होता है? तो 4.9, यहाँ पर 4.9 है या 6.98 है, क्या 3.5? तो गाय के दूध में ध्यान रखना है 4.9% जो है दुग्धम यहाँ पर पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है।
दूध का सफेद रंग क्या कैल्शियम के कारण, क्या कैरोटीन के कारण, क्या फास्फोरस के कारण, क्या केसिन के कारण। कैरोटीन जो होता है ये आप याद रखना है पीला रंग होता है। किसका रंग, कौन सा, पीला रंग जो होता है वो आपको याद रखना है बीटा कैरोटीन। कैल्शियम, इससे दुग्ध जवर कल भी बताया था मैंने, ठीक है। दुग्ध का सफेद रंग की बात कर रहा है तो केसिन प्रोटीन, दूध के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है केसिन प्रोटीन होती है, 80% के आसपास, याद रख लेना, ठीक है। तो दूध का सफेद रंग भी अपने पास यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि, अप्रत्यक्ष अशुद्धि जो आपको दिखाई नहीं देती, देखो धूल के कण दिखाई देते हैं, बाल आपको दिखाई देते हैं, मक्खी मच्छर दिखाई देते हैं, जीवाणु है ना, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये दूध में पाए जाने वाले एक तरीके से अप्रत्यक्ष अशुद्धि के लिए होते हैं। नेक्स्ट, कम ताप व अधिक समय, कम ताप की बात कर रहा है, तापमान कम रहेगा, ठीक है। 3 प्रकार का होता है, देखो एक तो आपको पता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट, ठीक है। एक होता है आपके 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड, ठीक है, ये याद रखना है, तीनों बता देता हूं, है ना, 15 सेकंड। और एक हमारे पास होता है 148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 148 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 100 और इसके 0.5 0 से 5 सेकंड जो है, 0 से 5 सेकंड, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, एल टी, और ये क्या है, एक तरीके से लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, याद रखना है। ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये याद रखना है। तो ये आपको क्या पूछ रहा है, कम ताप, तापमान कम है और समय अधिक है, तो सीधी सी बात है 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए HTSA, हाई टेम्परेचर कम समय, यहां पर याद रखना है। तो यहां पर कम ताप और अधिक समय के लिए बात कर रहा है, तो कम ताप और अधिक समय जो है 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए। अगला है ताजे दूध में अम्लता कितनी प्रतिशत होती है। अब अम्लता की बात कर रहा है तो ताजे दूध के अंदर अम्लता जो है आपको बतानी है। तो ताजे दूध में अम्लता जो होती है यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो 0.16 से 0.28 गलत बात है, 0.11 से 0.14 के आसपास है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में 0.11 से 0.16 है, ये अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लेक्टोमीटर पर 60 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है 60 डिग्री जो है यहाँ पर 60 डिग्री फारेनहाइट, है ना, 60 डिग्री फारेनहाइट, लेक्टोमीटर पर 60 डिग्री फारेनहाइट तापक्रम अंकित है और दूध का तापक्रम 68 डिग्री फारेनहाइट है। तो लेक्टोमीटर पाठ्यांक जो है तापमान कितना संशोधन होगा, तो LR, लेक्टोमीटर रीडिंग प्लस 0.8 इसका क्या है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापक्रम होना चाहिए, है ना। क्रीम सेपरेटर से अपन यदि क्रीम निकाल रहे हैं तो दूध का तापक्रम कितना होना चाहिए, क्या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या यहां पर एक तरीके से बात करें 40 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालते समय जो तापक्रम है वो कितना होना चाहिए। चलो तो देखते हैं इसका राइट आंसर, क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालते समय दूध का टेम्परेचर जो है 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, कितना होना चाहिए 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है क्रीम सेपरेटर का टेम्परेचर होना चाहिए दूध से क्रीम निकालते समय। भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी जो होता है अधिक पीला होता है, इसका कारण है प्रोटीन, कैल्शियम, कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर कैरोटीन। आपको पता है कैरोटीन युक्त जो दूध होता है वो आप लोगों को याद रखना है गाय का होता है, और गाय का इसी वजह से क्या होता है अत्यधिक पीला होता है। तो भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी की बात कर रहा है तो भी आपको पता है कैरोटीन होगा, और दूध की बात करेगा तो भी कैरोटीन होगा। अगला क्वेश्चन है, दही में दुग्धम की मात्रा, लैक्टोज की मात्रा पूछ रहा है दही के अंदर। तो दही के अंदर आप लोगों को सीधा सीधा डेटा है याद रखना है 4.4 से 4.9। तो दही में दुग्धम की मात्रा 4.4 से 4.9 होगी। उसके बाद दूध में जामन लगाने से पूर्व दूध को ठंडा किया जाता है ना, दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर ठंडा किया जाएगा इसकी बात करेंगे। क्या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड,
30 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री से 47 डिग्री। तो दूध में जामन लगाने से, मतलब एक तरीके से दूध का क्या कर रहे हैं अपन, जामन का मतलब है दूध को दही में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने से पहले आपको दूध को ठंडा करना पड़ता है, और दूध को ठंडा करने का जो तापक्रम होता है वो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के शुद्ध दूध से तैयार मावा का उत्पादन होता है। गाय के शुद्ध दूध से तैयार जो मावा होता है, वो मावा का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? तो सीधा डेटा है 18 से 20% जो है यहाँ पर एक तरीके से मावा तैयार होगा। तो गाय के शुद्ध दूध से मावा का उत्पादन 18 से 20% होगा, और इसका ब ऑप्शन जो है ये राइट है, और उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर देना है। ठीक है। गाय के दूध से निर्मित छेना में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? छेना जो होता है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बतानी है। तो छेना जो रसगुल्ला एक तरीके से कह सकते हैं 17.6, 16.5, 18.5, 15.5। तो 17.6% जो होता है ये आपको पता है छेना गाय के दूध से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पनीर बनाते समय दूध के पाश्चुरीकरण में 61 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखते हैं। पनीर बनाते समय दूध को कितने दूध के पाश्चुरीकरण में 61 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने समय तक दूध को रखते हैं, है ना? तो पनीर बनाते समय दूध के पाश्चुरीकरण में 61 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कितने मिनट के लिए? तो लगभग 30 मिनट तक यहां पर याद रखना है। कितना है? 30 मिनट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दुग्धशाला के बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडा का घोल तैयार किया जाता है। सोडा जो है कितना प्रतिशत? 0.40 से 0.85%, 0.5 से 1.8%, 0.05 से 0.85%, 3.15 से 4.25। तो यहां पर एक तरीके से दुग्धशाला के बर्तनों की मशीन से सफाई करने के लिए सोडा का घोल जो है वो बनेगा 0.5 से 1.8%। याद रखना है 0.5 से 1.8% जो है यहां पर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? न्यूनतम वसा की बात कर रहा है तो दूध आपको एक तरीके से दूध के अंदर न्यूनतम क्या 5%, 2.5%, 3%, कम से कम मिनिमम दूध के अंदर वसा की जो मात्रा होनी चाहिए वो 3%। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले पशु कारक क्या प्रजाति? हाँ, किस प्रजाति का नस्ल है? गाय भैंस किस टाइप का है? गाय भैंस घोड़ा गधा किस टाइप का है? नस्ल कौन सी है ना? जैसे भैंस है तो मुर्रा है, बद्दावरी है, कौन सी है ना? उसके बाद आहार मतलब भोजन आप किस प्रकार का दे रहे हो पशुओं को। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं ना, ये आपको याद रखना है, दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? क्या मार्च में एक तरीके से, क्या यहां पर एक तरीके से मई में, जुलाई में और नवंबर में? तो यहां पर आपको पता है सबसे ज्यादा जो है विंटर सीजन यानी कि नवंबर के महीने में यहां पर दूध में वसा की मात्रा क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा जाए दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा नवंबर के महीने में। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहां पर दही में कौन सा अम्ल जो है उसकी बात कर रहा है। एसिटिक होगा, ब्यूटारिक होगा, प्रोपियोनिक होगा, लैक्टिक होगा। देखो आपको पता है दूध से दही बनना एक लैक्टिक किण्वन होता है, लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है, लेकिन दही में कौन सा अम्ल तो ध्यान रखना है, प्रोपियोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोपियोनिक अम्ल जो है वो आपको याद रखना है, दही के अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। दूध के अंदर क्या सुक्रोज होता है? नहीं होता है। क्या माल्टोज होता है? लैक्टोज। लैक्टोज बिल्कुल सही है, और इसको हम क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज याद रखना है, दो प्रकार की मोनोसेक्राइड से, और इसी की वजह से दूध जो होता है दूध मीठा होता है। दूध कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से क्या है, हमने पूरे सॉइल केमिस्ट्री के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे बुक के, वो आपको एक वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करके दे दिए। इन क्वेश्चनों को मैं लास्ट टाइम में अपन ये थ्योरी के अंदर काफी अच्छे से ढंग से पढ़ा है, डिटेल में अपन ने पढ़ा है, तो मैंने इनको बिना समय बर्बाद किए, या मैं कह सकता हूँ मैंने ज्यादा कोई इनको एक्सप्लेन नहीं किया, और सटासट पूरा 1 घंटे की क्लास के अंदर हमने 12 ही चैप्टर के एमसीक्यू देख लिए। तो आप इनको है ना, आप भी इस क्लास को देखे, सारे एमसीक्यू 1 घंटे की क्लास में मात्र मैंने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस क्लास को देखेंगे, और कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इन्हीं में से आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।